बीएससी बीएड की सेकंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। तो अपने कल जो अपना टॉपिक कर रहा था केंद्रक के बारे में। कौन सा बच्चों? केंद्रक के बारे में। अपना जो टॉपिक चल रहा था केंद्रक। केंद्रक के अंदर अपने अभी तक 3 पॉइंट हो चुके हैं। पहला केंद्रक आवरण, दूसरा केंद्रक द्रव्य, दूसरा अपना केंद्रक द्रव्य, तीसरा अपना चल रहा था क्रोमेटिन, और चौथा था अपना केंद्रिका। तो अपने जो 3 टॉपिक तो ये क्लियर हो चुके थे। अब आज रहा था अपना टॉपिक केंद्रिका। तो केंद्रिका की खोज सबसे पहले अपने देखेंगे, इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? 1871 में फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी। ध्यान देने वाली बात है कि न्यूक्लियस की खोज तो की थी सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियोलस की खोज 1871 में फोंटाना। थोड़ा सा नाम में कंफ्यूज मत हो जाना। एक तो है केंद्रक, एक है केंद्रिका। समझिए बच्चों, ये तो हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोलस। तो केंद्र की खोज तो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी इसकी खोज। कब की थी? 1831 में। जबकि इसकी खोज, केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। कब? 1871 में। तो केंद्रिका की खोज किसने की थी? फोंटाना ने। अब अपने आते हैं न्यूक्लियस के अंदर कि न्यूक्लियोलस को है ना, जो केंद्रिका होती है, ये केंद्रिका कहाँ पर पाई जाती है? ये केंद्रिका कहाँ पर मिलेगी आपको? ये केंद्रिका आपको केंद्र के अंदर ही मिलेगी। केंद्रिका कहाँ पर होती है? केंद्र के अंदर होती है। केंद्र की संरचना आपको पता ही है, ये होती है केंद्र की संरचना। इस प्रकार की संरचना होगी। केंद्र की संरचना इस प्रकार की होती है। और केंद्र के अंदर के भाग में क्या मिलेगा आपको? केंद्रिका मिलेगी, न्यूक्लियोलस मिलेगा। और न्यूक्लियोलस क्या होता है बच्चों? इसके ऊपर किसी प्रकार की लेयर नहीं पाई जाती है। न्यूक्लियोलस के ऊपर किसी प्रकार की लेयर नहीं पाई जाती है, जबकि केंद्र के ऊपर दोहरी झिल्ली होती है। ध्यान रखना, आप नाम के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना। एक केंद्रक है, दूसरा केंद्रिका है। केंद्र के अंदर केंद्रिका मिलेगी। जरूरी नहीं एक केंद्र के अंदर एक ही केंद्रिका हो सकता है 2 या 3 भी हो सकती है। तो ये तो हो गया केंद्रक, ये तो दोहरी झिल्ली वाला है। और इसके अंदर क्या होगी? केंद्रिका होगी। अब केंद्रिका होती है, उसे किस नाम से पुकारा जाता है? एक तो केंद्रिका के नाम से पुकारा जाता है, एक कैरियोसोम या प्लाज्मोसोम के नाम से भी पुकारा जाता है। किसके नाम से? कैरियोसोम या
प्लाज्मोसोम, इसको कैरियोसोम और प्लाज्मोसोम के नाम से भी पुकारा जाता है। अब ये केंद्रिका कहाँ पर पाई जाती है? केंद्र के अंदर पाई जाती है। किस प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है? तो मैंने पहले भी बताया, कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? एक कौन सी होती है? दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक। दो प्रकार की सेल होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है बच्चों, ये क्या होती है? उसके अंदर जो केंद्र की जो दोहरी झिल्ली होती है, इस प्रकार की झिल्ली क्या होती है? अब्सेंट होती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होती है? दोहरी झिल्ली अब्सेंट होती है। और इसका जो जो कोशिक जो केंद्र द्रव्य होता है वो क्या होता है? कोशिका के अंदर क्या होता है? अनियमित आकृति का होता है, बिखरा हुआ रहता है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? एक सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। तो इसलिए जो सभी प्रकार की यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रिका पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर केंद्रिका क्या होती है? अब्सेंट होती है। केंद्रिका क्या होगी? अब्सेंट होगी। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगी? प्रेजेंट होती है। ठीक बच्चों, तो मिल कहां पर मिलेगी? केंद्र के अंदर मिलेगी, और वो भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये पाई जाती है। और दिखाई कब देती है? जब इंटरफेज अवस्था आती है, जब कोशिका विभाजन की इंटरफेज अवस्था आती है, तब ये केंद्रिका क्या होती है? दिखाई देती है। और अब इसकी आकृति किस प्रकार की होती है? केंद्रिका की आकृति किस प्रकार की होती है? तो केंद्र की आकृति क्या होती है? गोलाकार या अंडाकार आकृति होती है इसकी। अब इसकी क्या होती है? अब आते हैं अपने स्थान पर। अब ये ज्यादातर केंद्र के अंदर किस स्थान पर पाई जाती है? तो केंद्र के अंदर किस स्थान पर पाई जाएगी? ये ज्यादातर सीमांत भाग में पाई जाती है। कहां पर मिलेगी? केंद्र के सीमांत भाग में, अर्थात ये झिल्ली के आसपास ही पाई जाती है। ये केंद्रक झिल्ली होती है, इस केंद्रक झिल्ली के आसपास ही मिलेगी। बॉर्डर इलाकों पर मिलती है, सीमा वाले स्थानों पर ये पाई जाती है। अब अपने आते हैं इसकी संख्या, कि ये इसकी संख्या कितनी कितनी हो सकती है। ज्यादातर क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि जो द्विगुणित कायिक कोशिका होती है, कौन सी? द्विगुणित कायिक कोशिका। तो द्विगुणित कायिक कोशिका में ये कितनी पाई जाएगी? संख्या में दो मिलेगी। कितनी मिलेगी? दो मिलेगी। और अगुणित कोशिका में, अगुणित कोशिका में या अगुणित जनन कोशिका होती है ना, उसके अंदर कितनी पाई जाती है? एक मिलती है। संख्या में एक मिलेगी। अगुणित जनन कोशिका, जैसे एग हो गया या शुक्राणु हो गया, इसमें क्या मिलेगी? है संख्या में एक मिलेगी। और उभयचर के अंडज में, जो एम्फीबियम के अंडज होते हैं, ओव्यूम होते हैं, उसके अंदर कितनी पाई जाती है? सैकड़ों की संख्या में। उभयचरियों में सैकड़ों की संख्या में।
तो इसकी संख्या भी अलग अलग होती है। द्विगुणित कायी कोशिका में इसकी संख्या होगी 2, अगुणित जनन कोशिका में इसकी संख्या होगी 1, और उभयचरियों के अंडज में, एम्फीबियस के अंडज के अंदर इसकी संख्या क्या होती है, सैकड़ों की संख्या में इसकी संख्या पाई जाती है। ठीक है, ये होगी इसकी संख्या की बात। अब अपने आते हैं इसके आकार के बारे में। इसका आकार कितना बड़ा होता है, ये आकार में कितनी बड़ी होती है। जो कोशिका प्रोटीन निर्माण में अधिक सक्रिय होती है, जो कोशिका प्रोटीन निर्माण में अधिक सक्रिय होगी, वहां पर क्या होगा, इसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। और जो कोशिका क्या होगी, प्रोटीन निर्माण में कम सक्रिय होती है, उसमें क्या होता है, इसका आकार छोटा होता है। जैसे तंत्रिका कोशिका होगी, स्त्रावी कोशिकाएं होती हैं, जो म्यूसिलेज का या अन्य एंजाइम्स वगैरह का, प्रोटीन वगैरह का स्रावण ज़्यादा करती है, तो उस कोशिका के अंदर क्या होगा, इसका निर्माण क्या होगा, बड़ा हो जाता है। इसका क्या होता है, आयतन बड़ा हो जाता है। जैसे तंत्रिका कोशिका और स्रावी कोशिका। और कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसके अंदर क्या होता है कि प्रोटीन वगैरह का निर्माण नहीं होता है। वो क्या होता है, उसमें क्या होती है, जैसे शुक्राणु हो गए, पेशी कोशिकाएं होगी, तो उसमें क्या होगा, इसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। तो ये अपने हो गए इसके आकार के बारे में। अब अपने आते हैं केंद्रिका की संरचना के बारे में। ठीक, तो केंद्रिका की संरचना दिखाई कब देती है बच्चों, केंद्रिका की संरचना दिखाई देती है इंटरफेज, जब शुरुआत होती है, इंटरफेज अवस्था की शुरुआत होती है, तब क्या होता है, ये अपने को दिखाई देती है। अब इसमें भी क्या होते हैं कि दो पार्ट होते हैं, केंद्रिका में भी क्या पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक तो अक्रिस्टलीय भाग और एक तंतुनुमा भाग। कौन कौन सा, अक्रिस्टलीय भाग, दूसरा तंतुनुमा भाग, दो भाग होते हैं। तो ये अपने को कब दिखाई देते हैं, ये दो पार्ट कब दिखाई देते हैं, इंटरफेज अवस्था में दिखाई देते हैं। कौन कौन से, अक्रिस्टलीय भाग और तंतुनुमा भाग। अब अक्रिस्टलीय भाग भी बच्चों क्या होता है इसका, इसमें चार प्रकार के होते हैं। एक तो कणिकामय भाग, अक्रिस्टलीय भाग में क्या होगा, कणिकामय भाग। दूसरा होता है इसका रेशेदार भाग। तीसरा इसका अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय प्रोटीन मैट्रिक्स। और चौथा हो गया इसका केंद्रिका क्रोमेटिन। तो इसके चार पार्ट होते हैं। अक्रिस्टलीय भाग के क्या होते हैं, चार पार्ट होंगे। कौन कौन से, कणिकामय भाग हो गया, रेशेदार भाग हो गया, अक्रिस्टलीय प्रोटीन मैट्रिक्स हो गया, केंद्रिका क्रोमेटिन हो गया। तो ये इसके चार पार्ट होते हैं जिसका आपने अध्ययन कल करेंगे डिटेल से। तो इसके अंदर आज आपने पढ़ा कि केंद्रिका होती है, उसका क्या, इसके अंदर अलग अलग भागों में इसका लिखा जाता है कि केंद्र की खोज किसने की, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, फोंटोना ने की थी 1871 में। इसको दूसरे नाम से क्या पुकारा जाता है, कैरियोसोम और प्लाज्मोसोम के नाम से भी पुकारा जाता है। और ये सभी यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये क्या होती है, अब्सेंट होती है। कोशिका विभाजन के समय ये ज्यादातर दिखाई देती है और इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, गोल और अंडाकार होती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, ज्यादातर किस स्थान पर पाई जाती है, जो केंद्रक होता है उसके सीमांत इलाकों में पाई जाती है। ज्यादातर केंद्रक आवरण के आसपास ही ये पाई जाती है। अब यदि इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या भी क्या होती है, अलग अलग सेल के अंदर क्या होती है, इसकी संख्या अलग अलग होती है। ज्यादातर
अगुणित जनन कोशिका के अंदर इसकी संख्या 1 होती है, जैसे एग और स्पर्म के अंदर। उभयचरियों के अंडज होते हैं, उसके अंदर इसकी संख्या सैकड़ों में होती है। जो कायिक कोशिकाएं होती है, द्विगुणित कायिक कोशिकाएं होती हैं, उसके अंदर इसकी संख्या क्या होती है? 2 होती है। अब यदि अपने इसके आकार की बात करें तो आकार भी क्या होगा इसका? छोटा बड़ा होता रहता है, क्योंकि ये प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करती है। जो प्रोटीन निर्माण करने में जो कोशिका ज़्यादा भाग लेती है, एक्टिव होती है, उसके अंदर ये क्या होती है? केंद्र के अंदर इसका आकार बड़ा होता है। जबकि जो सेल प्रोटीन के निर्माण में कम भाग लेती है, उसमें क्या होती है? ये छोटी होती है। जो प्रोटीन में भाग लेगी वो उसमें क्या होगी? ये केंद्रिका बड़ी होगी। अब केंद्रिका की संरचना के बारे में करते हैं। तो केंद्रिका की संरचना में के बारे में भी थोड़ा सा देखें तो केंद्रिका की संरचना के अंदर क्या होता है कि ये इंटरफेज अवस्था के अंदर दिखाई देती है, और यह भी मुख्य रूप से क्या होती है? 2 भागों की बनी होती है। एक तो अक्रिस्टलीय भाग और दूसरा तंतुनुमा भाग। अक्रिस्टलीय भाग में क्या होता है? 4 प्रकार के होते हैं: कणिकामय भाग, रेशेदार भाग और अक्रिस्टलीय प्रोटीन मैट्रिक्स और केंद्रिका क्रोमेटिन, जिसका अपने चारों का अपने कल अध्ययन करेंगे। तो अपने अभी तक इन चारों के बारे में पढ़ा, केंद्रक आवरण के बारे में बचो, केंद्रक द्रव्य के क्रोमेटिन के बारे में। ये केंद्रक आवरण के बारे में भी आपको ज्ञान होगा कि ये भी केंद्रक आवरण होता है। ये भी क्या होता है? राइबोसोम को स्थान प्रदान करता है, और जगह जगह पर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा रहता है। और केंद्रक आवरण क्या होता है? केंद्रक द्रव्य की रक्षा भी करता है। इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों के द्वारा क्या होता है? केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होते हैं? पदार्थों का ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। और जिस पदार्थ को बाहर नहीं भेजना होता है, वो पदार्थ अंदर ही रहते हैं। बिना केंद्र की परमिशन के वो पदार्थ बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो पोर होते हैं, जो केंद्रक छिद्र होते हैं, वो हमेशा खुले नहीं रहते। जब किसी पदार्थ को बाहर भेजना होता है तभी ये छिद्र खुलते हैं, अदरवाइज ये छिद्र क्या होते हैं? बंद रहते हैं। अब केंद्रक द्रव्य के ऊपर भी अपनी बात करें तो केंद्रक द्रव्य भी क्या होता है? इसके अंदर भी क्या होते हैं? खनिज पदार्थ मिला रहता है, फेरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन, ये सारे पदार्थ इसके केंद्र के अंदर आते हैं। केंद्रक द्रव्य में इसके अलावा डीएनए और आरएनए भी होता है। डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, प्रोटीन एंजाइम्स वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं। तीसरा क्रोमेटिन आ गया। क्रोमेटिन भी कल मैंने आपको बताया कि क्रोमेटिन भी क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या होते हैं? जिसके ऊपर जीन सक्रिय रूप से पाए जाते हैं, जो हल्के रंग के होते हैं और आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का काम क्या करते हैं? यूक्रोमेटिन के द्वारा किया जाता है। जबकि हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं, वो क्या होते हैं? रंगने पर गहरा रंग देते हैं, जिसके ऊपर जीन बहुत ही निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर आनुवंशिक गुणों को भेजने में असमर्थ होते हैं। तो इस प्रकार क्रोमेटिन। और अब केंद्रिका के बारे में पढ़ा। केंद्रिका क्या होती है कि केंद्र के अंदर ही पाई जाती है, सीमांत इलाकों पर पाई जाती है। और केंद्रिका की खोज फोंटोना ने की थी। थोड़ा सा नाम में डिफरेंट ध्यान रखना। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और केंद्रिका की खोज फोंटोना ने की थी। केंद्रिका की खोज तो फोंटोना ने 1871 में की थी। 1871 में फोंटाना। और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब अपने कल केंद्रिका का आगे से डिटेल थोड़ा सा देखेंगे कि इसके जो 4 पार्ट होते हैं वो क्या काम करते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, केंद्रिका का कार्य क्या होता है, और इसका जो तंतुमय भाग होता है वो किस प्रकार का बना होता है, उसका क्या काम होता है, और केंद्र के मुख्य मुख्य क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक बच्चों? ठीक। और कल इसके अध्ययन ज़्यादा डिटेल से करेंगे।